डियर एस्पिरेंट मनवी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन आज ITBP-AC असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट की जो पोस्ट है उसके बारे में होने वाला है। एक स्पेसिफिक वैकेंसी है ये मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में जानते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते हो और आज आपको पता चल रहा है और आप देखते हो कि इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तो ये मान लो कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, अगर आज भी आप जान गए हो तो अभी इसकी लास्ट डेट गई नहीं है, 9th इसकी लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट बॉक्स में और मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे टेलीग्राम पे। तो आज डिटेल में जो आपका कन्फ्यूज़न है वो लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है और पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है तब तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कुछ लोगों की पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाई हो, डिलेमा में हो, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितना आया है। हालांकि पहली बार ये पेपर हो रहा है तो हमारे पास पेपर का एक्सपीरियंस नहीं है, पर एक कॉमन लॉजिक के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस दिया गया है उसमें से कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के आ सकते हैं क्वेश्चन, और पढ़ाई करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस टॉपिक को पढ़ते टाइम कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए आपको, या उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि किसको कितना प्रैक्टिस करना है। तो इन शॉर्ट इस वीडियो के बाद आपको एक रोड मैप तो एटलीस्ट मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, उस टॉपिक को कितना स्ट्रेस देके पढ़ना है, उस पर कितना प्रैक्टिस करना है, कितना उसकी इंपॉर्टेंस है। इन सारी बातों को हम समझेंगे जो आपका रिटेन एग्जाम है उसके लिए। पर कुछ लोग जो इसका प्राइमरी एग्जाम है, जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है फिजिकल टेस्ट का, उसके बारे में भी पूछ रहे थे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। हो सकता है आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो आपको उसका उतना ज़्यादा आइडिया नहीं हो, तो थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूंगा। और चूंकि मैंने कुछ लोगों से डिस्कशन भी किया है फिजिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि इसका जो फिजिकल टेस्ट है ना, आप एग्जैक्टली कह सकते हो कि सेम है CAPF के लिए। थोड़ा सा डिफरेंस है, एज ए इंजीनियर समझ के आपको थोड़ा सा यहाँ पे उसको लीनिएंट कर दिया गया है। ये जो आपका CAPF का फिजिकल टेस्ट होता है उससे मतलब थोड़ा सा आसान बनाया गया है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई रहता है, आपका दोस्त मित्र कोई CAPF में सेलेक्टेड है, तो आप उससे भी फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है तो उसके बेसिस पे मैं आपको आज थोड़ा बता दूंगा। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसा टेस्ट नहीं होता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे। और चूंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका कुछ मार्क्स है नहीं, तो बहुत ज़्यादा आपको उस पर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये मेरे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट रहता है वीडियो के बाद में भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताने लायक नहीं है तो पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो हमारा डिस्कशन है ना, वो हम फिजिकल टेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज का जो टेस्ट है उसे हम कहते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, PET कहते हैं। और यहाँ पे तो ये है आपका ITBP असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट, जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। नीचे मैंने जो CAPF का होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो टेस्ट होता है, इससे भी लोग असिस्टेंट कमांडेंट ही बनते हैं। आपको पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा वो जान गए होंगे। हाँ, बट ये जनरल ड्यूटी होती है, ये स्पेसिफिक ड्यूटी है, टेक्निकल साइड से रिलेटेड और स्पेशली व्हीकल से रिलेटेड, ठीक है। ये पोस्ट बहुत टाइम से चली आ रही है, बहुत टाइम से इसका रिक्रूटमेंट हो रहा है, UPSC कराती है। ये इंडिविजुअली ITBP करवाने वाला है, इसको UPSC से लेना देना कुछ भी नहीं है। यहां पे आप देखोगे तो आपको कहा गया है कि आपको 100 मीटर की रेस लगानी है 18 सेकेंड में। यहां पे आपको 100 मीटर की रेस लगानी है 16 सेकेंड में, मतलब 2 सेकेंड कहा गया है कि इंजीनियर, एज ए इंजीनियर आप थोड़ा ज्यादा ले लो। ये माना जाता है कि मेंटल एबिलिटी आपकी थोड़ी अच्छी होगी जनरल कैंडिडेट के हिसाब से, और जनरल कैंडिडेट की फिजिकल एबिलिटी आपसे अच्छी होगी, इसीलिए तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया गया है। आप ये भी एज्यूम करके चल सकते हो कि इनका जो पेपर होता है, आपका पेपर इनसे थोड़ा सा टफ हो सकता है। पॉसिबिलिटी है इस बात की, क्योंकि आप इंजीनियरिंग किए हुए हो और यहाँ पे तो कोई भी एलिजिबल होता है। आप यही पैटर्न आप यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे 800 मीटर की रेस है, 4 मिनट में आपको कवर करनी है। किसके लिए? ITBP के लिए। यहाँ पे आप देखो जो CAPF का, इसमें 3 मिनट 45 सेकेंड, मतलब यहाँ पे आपको 15 सेकेंड ज्यादा दे दिया गया है एज ए इंजीनियर कि भाई थोड़ा ज्यादा ले लो आप,
क्योंकि मानते आप खाए पिए हॉस्टल में मौज से सोए होगे, पेट थोड़ा निकला होगा, तो हो सकता है आपको दौड़ने में तकलीफ हो तो थोड़ा सा 10-15 सेकंड ज़्यादा ले लो, तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा टाइम दिया गया है। फिर लॉन्ग जंप देखिए, लॉन्ग जंप में कहा गया है कि आपको 11 फीट लॉन्ग जंप करना है। आगे मैं दिखाऊंगा लॉन्ग जंप कैसा होता है। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लॉन्ग जंप तो भाई कॉमन है, मतलब जो सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ होगा उसको तो पता ही होगा, जो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ होगा उसको तो काहे जरूरत पड़ेगी ये नौकरी करने की, उसको ही नहीं पता होगा, बाकी लोगों को तो खैर पता ही होगा। यहाँ पे आप देखोगे 3.5 मीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 3.33 आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम कर दिया गया है कि ठीक है लॉन्ग जंप भी आप एज ए इंजीनियर थोड़ा सा कम कर लो चलेगा, बाकी देखोगे कि एकदम नियरली सेम ही है, ठीक है। फिर यहां पे दिया गया है आपको लॉन्ग जंप के अलावा शूट पुट। अब ये एक बॉल होती है, बॉल का यहाँ पे वजन भी दिया गया है, आपके इसमें भी वजन दिया गया है, वेट सेम है, पर सीएपीएफ में आपको 4.5 मीटर थ्रो करना हो, उसको एक सर्कल होता है, आगे मैं दिखाता हूं, और वहां से आपको बॉल को थ्रो करना होता है। वेट दिया गया है कितना है, ठीक है। यहां पे आपको 14 फीट दिया गया है, मतलब ये थोड़ा सा कम है 4.5 मीटर से। तो हर जगह आप देखोगे जहां पे टाइम की जरूरत है आपको ज्यादा टाइम दे दिया गया है, जहां पे आपको ज्यादा करने की जरूरत है जैसे लॉन्ग जंप है तो थोड़ा कम मांगा गया है। तो इन शॉर्ट फिजिकल टेस्ट बिल्कुल सिमिलर है सीएपीएफ से, थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा दिया गया है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो आप प्रैक्टिस करोगे तो नहीं कर पाओगे, बहुत आसानी से कर पाओगे, पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ाई खूब कर लिया हो पर आप फर्स्ट फेज में ही आउट हो जाओ, कहीं पे गलती हो जाए या जंप ना कर पाओ या फिर बॉल थ्रो ना कर पाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आप बॉल लोगे, आप इतना केजी का प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे, हो सकता है आप थ्रो करो और आपके हाथ में या कहीं पे किसी बॉडी में मोच आ जाए, फिर कहीं पे पेन स्टार्ट हो जाए, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको जाना है, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ऐसा भी नहीं सोचना है कि एकदम से हम हवाई में चले गए और कर लेंगे। लॉन्ग जंप की आप देखो ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है, लाइन बनाई गई होती है आपको, और आपको वहां से रेस लगा के उस पर जंप करना होता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना होता है कि प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है कि ऐसा नहीं कि जंप किया और पीछे आराम से बैठ गए, तो फिर जहां पे आपका लास्ट पोर्शन टच होगा ना वो वहां से ले लेंगे तो पता चलेगा कि 2-3 फीट आपका ऐसे ही कम हो जाएगा। तो प्रैक्टिस इसलिए करना है कि गिरो ना, आप लॉन्ग जंप करके आगे जाओ। जब आप जंप करके लैंड करो जमीन पे ना तो उसके बाद आगे जाना है, गिरना नहीं है पीछे साइड, तो इसलिए प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस इसलिए भी करना है क्योंकि अगर यहाँ पे लेग आपका सही नहीं पड़ेगा तो आप जंप नहीं कर पाओगे। बचपन में खूब हम लोग लॉन्ग जंप किया करते थे, आप लोगों ने भी किया ही होगा। और इस तरीके से बॉल आपको ये दिख रही है ना, इस बॉल को इस सर्कल में से आपको फेंकना होता है, इस तरीके से लाइन बनी होती है। चूंकि ये एथलीट हैं, ये इनको तो भाई ओलंपिक खेलना है, तो यहाँ पे कई सारी लाइन बनी होगी, पर वहां पे आपके लिए जो 14 फीट थ्रो करना है या जितना थ्रो करना है, यहाँ पे मेंशन है 14 फीट थ्रो करना है, तो 14 फीट की एक लाइन होगी, उसको आपको क्रॉस कराना होगा। दैट्स इट, आपने क्रॉस करा दिया, काम खत्म। तो बहुत मुश्किल नहीं है आपका ये फिजिकल टेस्ट, आसानी से कर सकते हो, पर हाईली रिकमेंडेड है कि आप प्रैक्टिस करके जाना। क्योंकि अगर पहली बार दूसरी बार अगर आप ऐसे करोगे, मतलब प्रैक्टिस आपने नहीं किया और पहली बार कर रहे हो या फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया और चले गए, तो हो सकता है फिजिकल स्ट्रेन आ जाए आपके बॉडी में, क्योंकि फिजिकल लोड तो आएगा आपके ऊपर और आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है, तो कहीं भी फिजिकल स्ट्रेन आ सकता है, जिसके वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे आगे की एक्टिविटी और फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये बड़ी खराब चीज है ना कि इतने आसान चीज में आप डिस्क्वालीफाई होकर वापस आ जाओ, तो अच्छी बात नहीं है। अब आते हैं कि जहां से सिलेक्शन होगा, इसके बाद बाकी सारा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, उन सबको छोड़ते हैं, ठीक है, उस पर कभी और डिस्कस कर लेंगे अगर आपको कोई डाउट होगा। मेन चीज क्या है, रिटेन एग्जाम। अब रिटेन एग्जाम में बेसिकली इन्होंने 2 चीज मेंशन कर रखा है। एक तो है आपका जो आपके टेक्निकल से रिलेटेड है, दैट इज मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वेटेज भी इसी का ज्यादा है, 160 मार्क्स, 160 क्वेश्चन, 3 आवर। नंबर ऑफ क्वेश्चन में बता रहा हूं, स्ट्रेस देके बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब इसका हम सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी सिलेबस में से 160 क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर यहां पे ये रहता कि कम क्वेश्चन है और अब 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, तो थोड़ा सा आपको ये होता कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा छोड़ें। पर यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 है। आगे सिलेबस देखोगे तो आपको लगेगा कि यार हर छोटी चीज आपको पढ़नी है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि छोटा सिलेबस है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जब ज्यादा बनाने होंगे तो हर टॉपिक से बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर सेकंड है, इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड है
यहाँ पे इसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ लीजिए आप, काम हो जाएगा। आगे इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हाँ, जो लोग ये सब रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। 5 टाइम ये बुलाने वाले हैं इंटरव्यू में। तो पहले तो आपको रिटन पे फोकस करना है। इंटरव्यू के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, प्रिपेयर्ड हो जाओगे आप। उस पर हम सेपरेटली डिस्कशन कर लेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। या जो लोग सेलेक्टेड होंगे ऑलरेडी, अब असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट वाला तो नहीं मिलेगा बंदा, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट हो रहा है। दूसरे जो लोग हैं आईटीबीपी में जनरल ड्यूटी वाले, उनसे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, इंटरव्यू भी कर लेंगे। हालांकि कई लोगों से मैंने पूछा, वो कहते हैं फोन पे हम बता देंगे। इंटरव्यू देने में अब एज सच उनको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अब पता नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो लोग ना बोलते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो तो बता देंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए आगे शुरू करते हैं, थोड़ा सा आप डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके टेक्निकल एग्जाम की। होप सो आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, जैसे भी करना है। मैंने भी काफ़ी सारे ये जो टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे क्या नियर अबाउट सारे टॉपिक्स करा रखे हैं यूट्यूब पे। इसके कोर्स भी चल रहा है मेरा, अगर आप लेना चाहते हो तो आपके ऐप डाउनलोड कर लेना है और नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा कोर्स का, आप उसको परचेज कर सकते हो। नहीं भी परचेज करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ये सारे मटेरियल, सारे तो नहीं कह सकता हूं, पर ये ऑलरेडी कराया गया है, ये भी ऑलरेडी कराया गया है, आईसी इंजन का भी काफ़ी सारा पार्ट कराया गया है, तो आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। एमिशन भी कराया गया है, बैटरी वाला भी कराया गया है टॉपिक। ये सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में कवर किए हैं, यूट्यूब से भी आप कर सकते हो अगर परचेज नहीं करना चाहते हो। किसी और का परचेज किया, जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, होप सो कि आप कर रहे होगे। अब देखो, इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख रखे हैं, इनका कोई वैल्यू है नहीं। मतलब ये जो टॉपिक 1 है और टॉपिक आपका जो है 14, इन सबको हम एक साथ कर सकते हैं। मतलब ये एनाटॉमी ऑफ व्हीकल है, या फिर आप कह सकते हो कि व्हीकल के कंपोनेंट्स और उनके फंक्शन आपको पढ़ने हैं। कि मतलब व्हीकल में जो मेजर कंपोनेंट्स है, ऐसे नहीं हर छोटी चीज तो बहुत सारी हो जाएगी। व्हीकल के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं और उनके फंक्शन क्या है। मेजर कंपोनेंट के बारे में बात करें तो व्हीकल के 2 टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक तो वो कंपोनेंट जो एसेंशियल हैं, और एक वो कंपोनेंट की जो व्हीकल में नहीं रहे तो भी चल सकता है। वो व्हीकल की या तो सुंदरता बनाने के लिए ऐड किए गए हैं, या तो सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए ऐड किए गए हैं, पर वो एसेंशियल नहीं है। जैसे अब इंजन है, व्हीकल से इंजन निकाल दोगे फिर काहे की चलेगी व्हीकल। वैसे तो आईसी इंजन का एक सेपरेट पार्ट दिया गया है, ठीक है, वो भी व्हीकल का एक कंपोनेंट है। बट इसके अलावा जैसे उसकी चैचिस हुए, उसमें दूसरे जो गियर बॉक्स हो गए, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, उसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो पार्ट्स हो गए, बैटरी हो गई, उसके क्लच हो गए, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। हम डिटेल में इसको पढ़ भी रहे हैं, जो आपको ऐप पे कोर्स चल रहा है, और मैंने ऑलरेडी इसको कराया भी हुआ है। यूट्यूब पे भी आपको वीडियो और प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इन दोनों को हमने कर दिया कि ये दोनों मान लीजिए एक ही है, बेसिकली बैटरी वाला और ये, ठीक है। इसके बाद ये सारा जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहां तक, और ये एमिशन कंट्रोल वाला भी, ये सारा एक पोर्शन है। इसको हम कह देते हैं आईसी इंजन। ये आईसी इंजन कैटेगरी में आ गया। ऊपर एक हमने कंपोनेंट की कैटेगरी बना ली, ठीक है। और नीचे आपका एक है मोटर व्हीकल एक्ट। अब ये एक लाइन का है सिलेबस में आपके, पर इसको आपको अंडरमाइन नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी टोटल 13 चैप्टर हैं और एक शेड्यूल है। मतलब इसकी पीडीएफ देखोगे तो 120 एज या 130 पेज की इसकी पीडीएफ है। मतलब जो ऑफिशियल गजट है गवर्नमेंट की वो है, और काफी सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें आपके टेक्निकल सिलेबस का, या जो प्रोफेशनल सिलेबस है आपका, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम कहें तो आईसी इंजन का रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से आपको 50 से लेके 60 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, ध्यान रहे 160, और 160 क्वेश्चन के लिए सिलेबस है, ठीक है। तो यहां से 50 to 60 क्वेश्चन। अब आपको आईसी इंजन मतलब एक सब्जेक्ट से 50 to 60 क्वेश्चंस बनाने हैं। आप सोच के देखो, हर पॉइंट को टच कर सकते हैं, हर जरूरी पॉइंट को टच कर सकते हैं। मतलब पूरा आईसी इंजन आपको पढ़ लेना है, और उसमें भी वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जनरली होता क्या, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ऐसा बहुत कम होगा कि एकदम से आईसी इंजन की बुक उठाएंगे और एकदम से नए क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। ऑलरेडी ये भी वही क्वेश्चन पूछेंगे जो ऑलरेडी मार्केट में घूम रहा होगा, कहीं ना कहीं पूछा गया होगा, या किसी रेफरेंस बुक में दिया गया होगा, किसी एमसीक्यू बुक में दिया गया होगा, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे कराया गया होगा, वहीं से पूछेंगे। क्योंकि जो बनाने वाले एक्सपर्ट हैं वो भी ऐसे बैठते नहीं कि चलो भाई लाओ मैं एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा। हो सकता है 2 4 5 क्वेश्चन नए बन जाएं,
पर ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन वही होंगे जो ऑलरेडी कराए गए होंगे, और जो कराए गए क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से होते हैं भाई, वो वही वेल नोन टॉपिक्स होते हैं। तो आईसी इंजन के जो वेल नोन टॉपिक्स हैं उनको आपको डिटेल में कर लेनी है, तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेने हैं। डजंट मैटर कि वो कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, आईसी इंजन के क्वेश्चन है, आपको उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो 50 से 60 क्वेश्चन तो आपके आईसी इंजन से आ गए। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसके साथ 2019 का अमेंडमेंट आप ऐड कर लेना। हालांकि अमेंडमेंट बहुत सारे हुए हैं, पर 2019 में बहुत मेजर अमेंडमेंट हुए हैं, काफी सारी नई चीजें इसमें इंसर्ट किया गया है। आपका शेड्यूल एक उड़ा दिया गया, मतलब ओमिट कर दिया गया, आपका एक चैप्टर उड़ा दिया गया यहां से। तो कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो आपको 2019 का अमेंडमेंट भी इसके साथ पढ़ लेना है। तो जो आपका एक्ट है और जो अमेंडमेंट है, इन दोनों को मिला के मुझे ऐसा लगता है कि अगर पार्शियलिटी नहीं किया जाए, हालांकि ये थोड़े से नए टॉपिक्स हैं, इतना ज्यादा वेटेज में जनरली आरटीओ एग्जाम में पूछा जाता है, जो स्टेट के आरटीओ एग्जाम्स होते हैं वहां पे ही इतना ज्यादा वेटेज इसका होता है। तो यहां पे मुझे लगता है कि आपसे 30 to 40 क्वेश्चंस आएगा आपके मोटर व्हीकल एक्ट से। मतलब यहां पे भी हर चैप्टर को आपको ठीक से पढ़ना है, काफी क्वेश्चंस यहां से भी बनेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट, जो हालांकि फर्स्ट होना चाहिए पर नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट वाला पोर्शन है, जो व्हीकल के कंपोनेंट और उसके फंक्शन क्या है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे। तो वहां पे भी आप मान के चलो कि यहां पे भी 30 to 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे थोड़े कम हो सकते हैं, बट ये टोटल क्वेश्चन 160 तो पहुंच नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखो, या तो यहां पे बढ़ेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नया टॉपिक है। जनरली आरटीओ एग्जाम को छोड़ दें तो बाकी जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे इसका बहुत ज्यादा, पुलिस डिपार्टमेंट में भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं जनरली, ठीक है। पर हो सकता है कि अगर ये इक्वल वेटेज देना चाहें तो हो सकता है इसको इंक्रीज करके 40 to 50 कर दें, या 40-45 कर दें, 35-40 कर दें, ऐसे हो सकता है। अगर नहीं इंक्रीज हुआ ये तो फिर इसका वेटेज बढ़ जाएगा, यहां से 60 to 70 क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, इसका बहुत ज्यादा, ये मुझे लगता है कि 30 to 40 के बीच में ही रहेगा। इससे ज्यादा आपके जो व्हीकल कंपोनेंट हैं वो, या उनके फंक्शंस जो हैं, या फिर वो कौन से मटेरियल के बने हुए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्वेश्चन बढ़ेगा या घटेगा तो आपका आईसी इंजन वाला जो पोर्शन है, या आपको मोटर व्हीकल एक्ट वाला जो पोर्शन है, एक्ट में मुझे लगता है कि इससे कम क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, इससे कम तो नहीं आएगा। क्योंकि इसके बाद तो फिर अगर इसको कम करके यहीं पे पढ़ाएंगे तो फिर हो जाएगा कि एक ही सब्जेक्ट का पूरा वेटेज है। हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा दे रखे हैं तो इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, पर नंबर ऑफ टॉपिक्स इसलिए दे रखे हैं क्योंकि ये सारे आईसी इंजन के पोर्शन भी है, एक आईसी इंजन भी लिख सकते थे। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन कर दिया है, तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है कि आईसी इंजन में हमको पढ़ना क्या क्या है। टॉपिक मेंशन किए हैं बड़ा कैटेगराइज तरीके से, सीआई इंजन, एसआई इंजन, आपके इंजन के कंपोनेंट्स, फ्यूल पढ़ने, आपको लुब्रिकेशन, इंजन कूलिंग, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आईसी इंजन का सिलेबस दे रखा है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद जो भी है उसको छोड़ दीजिए। पर ये जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत ढंग से पढ़ना है क्योंकि काफी ज्यादा इसका वेटेज है। एक एक टॉपिक से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे सीआई इंजन है, एसआई इंजन, इनके वर्किंग से, नॉकिंग से, कंबशन से खूब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ढंग से पढ़ लेना है, डिटेल में क्वेश्चन भी खूब प्रैक्टिस कर लेना है। 50 से 60 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये ज्यादा नहीं हुआ तो ये बढ़ जाएगा आपका, ये 40 to 45 या 50 हो सकता है, यहां से भी इतने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो टोटल आपके 160 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे। कंपोनेंट से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि कंपोनेंट से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम करने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो ना तो फिर यहां पे आपको नए क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे। एकदम मार्केट में घूमता हुआ क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा, मतलब बहुत कम इन द सेंस कि इतना नहीं मिलेगा जितना आईसी इंजन से मिल जाएगा आसानी से। तो किसी भी एग्जामिनर के लिए पेपर फ्रेम करना आसान है कि भाई चलो कहीं से कॉपी पेस्ट किए, किसी बुक से लिए। उनको ये भी नहीं रहता कि यार नया क्वेश्चन फ्रेम किए तो ये क्लेम भी होगा, फिर दोबारा से उसमें करेक्शन भेजो, प्रूफ दिखाओ, ये सब झंझट से बचने के लिए रेफरेंस बुक उठाओ और क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर फंडामेंटल से क्वेश्चन बना लो, तो आसान होगा। और ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट बहुत कम होते हैं। एक रीजन और है कि ऑटोमोबाइल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बड़े कम हैं, या तो फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज में जिनके पास जाएगा ये प्रोफेसर्स के पास पेपर बनाने के लिए,
वो लोग जनरली मैकेनिकल बैकग्राउंड के होंगे, तो उनको आसान क्या होगा, आईसी इंजन से क्वेश्चन बनाना, या फिर ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट से आईसी इंजन से क्वेश्चन बनाना आसान होगा, तो अगेन वो भी प्रीफर करेंगे आईसी इंजन, और इसमें किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ऑटोमोबाइल वाले भी आईसी इंजन पढ़ते हैं और आपके मैकेनिकल वाले भी आईसी इंजन पढ़ते हैं, तो आईसी इंजन से क्वेश्चन फ्रेम करना ही। तो कई सारे फेवरेबल कंडीशन है कि आईसी इंजन से ज्यादा क्वेश्चन आए एज कंपेरिजन टू द कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल। और कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल में बड़ा वास्ट टॉपिक है भी नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा, ये थोड़ा टॉपिक लंबा है, तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ, पर इस बात का पूरा चांस है कि मोटर व्हीकल एक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएं, क्योंकि यहां पे भी काफी मटेरियल है जहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पर अगेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। अगर बनाने वाले हैं उनके पास एक्सपर्ट, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे, नए क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको भी आपको डिटेल में पढ़ लेना है। तो ये तो हमारा रहा पूरा सीन टेक्निकल का। होप सो कि आपके पास एक रोड मैप बन गया होगा, मतलब पहले से भी हो सकता है बना हो, पर अभी नहीं बना हुआ था, तो अभी बन गया होगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। किसी भी स्टैंडर्ड बुक को लेके आप पढ़ सकते हो, वी गणेशन को मैं जनरली रिकमेंड करता हूं। इसके लिए आप आरबी गुप्ता या फिर कृपाल सिंह लेके पढ़ सकते हो, और इसके लिए जो ऑफिशियल गजट है आप वो पढ़ सकते हो। मेरे लेक्चर भी इन दोनों पे तो डिटेल में लेक्चर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। और कोर्स तो चल ही रहा है ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया। आप कहोगे खूब प्रचार कर रहे हो, आप अपने कोर्स का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप अगर सफिशिएंट हो, आपको लगता है कि परचेज करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। नहीं लगता है, सेल्फ स्टडी से आप क्रैक करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी भी क्रैक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यूट्यूब पे भी लोगों ने खूब पढ़ा रखा है, मैंने भी पढ़ा रखा है, आप वहां से भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 मार्क्स नॉन टेक्निकल। अब ये जो नॉन टेक्निकल है, यहाँ पे छोटा सा एक डाउट है। डाउट ये है, जो आप लोग भी पूछ रहे थे, कि ये जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, ये रीजनिंग है, ये दोनों कॉमन टॉपिक्स हैं। हाँ, इनके जो टॉपिक होते हैं, इनके जो सब टॉपिक आप देखोगे ना, वो जनरली कॉमन होते हैं। एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या एप्टी से क्वेश्चन, जो एप्टीट्यूड होता है आपका, जो आप कह सकते हो मैथमेटिक्स होती है, क्या वहां से क्वेश्चंस आएंगे? तो मेरे हिसाब से नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर आ भी जाते हैं, हम उसको ना मान के चलते हैं अभी के लिए, और ये भी मान के चलते हैं कि हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, या आप उसको छोड़ दे रहे हो, तो आ भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लंडर क्रिएट नहीं हो जाएगा। अभी के लिए उसको हम मान के चलते हैं कि नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दे रखा है, इन दोनों के सब टॉपिक नियर अबाउट सेम होते हैं। आगे मैंने दे रखा है, सिक्वेंसली दे रखा है कि कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम करना चाहिए। और इसका वेटेज बहुत ज्यादा तो है नहीं, 40 है। और यहाँ पे आप टॉपिक देखो, ये मैं मान के चलता हूं कि यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चंस रहेंगे कम से कम, मतलब 12 to 15 मार्क्स तो यहाँ से आने वाला आपके जनरल अवेयरनेस से। ये ज्यादा भी हो सकता है। 12 to 15 मैं तब कह रहा हूं जब ये मैं मान के चल रहा हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन मान लो एफटी से भुलाया भटके आ गए, मेंशन तो नहीं है, आना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं कह रहा हूं मान लो आ गए, तब की बात है। अगर नहीं आए तो डेफिनेटली ये 15 से 20 हो सकता है। अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आए तो 15 से 20 ये रहेंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन ये रहेंगे, ठीक है। अब ये कर सकते हो, चाहे तो ऐसे आप कर सकते हो, मान लीजिए कि 15 से 20 आपके यहां से आ गए, और यहां से आ गए 20 से आपके 25, ठीक है। क्रॉस चेक कर लो, अगर मान लीजिए कि जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है तो इनके 25 आ जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, और मान लीजिए ऐसे 20-20 आ गए तो भी है, हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन भी है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके क्वेश्चन थोड़े कम रहेंगे कंपेरिजन टू इसके, ठीक है। क्योंकि इसके क्वेश्चन तो कैसे रहेंगे, स्टैटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। यहां पे वो आपका इंटेलिजेंस चेक करते हैं, तो जनरली डिफेंस वाले थोड़ा सा देखने चाहते हैं कि आपके पास कॉमन सेंस, कॉमन इंटेलिजेंस कितना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू अवेयरनेस वाला, जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, ठीक है। अब हो सकता है सेम भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी। यहां पे मैं अपना लॉजिक बता रहा हूं, मैं जो सोचता हूं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे वो जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसके सब टॉपिक्स दे रखे हैं, और मैंने कोशिश किया है कि उसी सीक्वेंस में दूं जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये सीक्वेंस भी मैंने दिया हुआ है, आप चाहो तो इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो कि पहले वो टॉपिक जो ऊपर मेंशन किए गए हैं पहले उनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस कितने रहेंगे आप लोगों ने देख लिया, मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चंस यहां से रहेंगे। थोड़े अगर एफटी के आ गए तो मान लीजिए 2-4-5 क्वेश्चन अगर एफटी के आए तो ये 2-4-5 कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो, जो भी आपके पास बुक है। नई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है,
ज़रूरत है तो बस प्रैक्टिस करने की है, खूब प्रैक्टिस करिए, हर टॉपिक को प्रैक्टिस करिए। अभी एग्जाम में टाइम है, डेट अनाउंस नहीं हुई है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई सी भी बुक है, मैंने बुक ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है एक वीडियो में, तो आप चाहो तो वो बुक ले लो। वैसे तो बहुत सारी बुक आ गई है मार्केट में, आपके पास जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, थोड़ा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल भी देख लीजिए, अगर कहीं पे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कराई जा रही है रीजनिंग की तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लोग मेहनत करके शॉर्ट टिक्स निकाल के लेके आते हैं, या फिर कई लोगों के समझाने के तरीके बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको थोड़ा चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे, और फिर आपको प्रैक्टिस करने में जो टाइम लगता है वो कम हो जाएगा, या नई चीज़ों को सीखने के लिए जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो यूट्यूब का सहारा जरूर ले लें, पर यूट्यूब पे काम की चीज़ें ही देखें, बिना काम में ना फंस जाएं। अवेयरनेस में यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, जैसे जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। अब जितना भी हो जाए, मैंने कहा कि 15 से 20 हो सकते हैं, यहाँ पे 12 से 15 हो सकते हैं, तो आप डिवाइड कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। तो जनरल साइंस के आप 3 to 4 क्वेश्चन मान सकते हो कि रहेंगे। तो अब 3 to 4 क्वेश्चन, जनरल साइंस का टॉपिक इतना लंबा, तो बस आप समझ लो कि अगर अभी आपको आता है तो वेल एंड गुड, थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पढ़ लेना है। CAPF का भी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिकमेंड करूंगा, आप कर लेना। हालांकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, पर ठीक है, आप पढ़ लेना, जो आपके काम की चीज़ें हैं जरूर पढ़ लेना। फिर करंट इवेंट, अब ये सब बहुत ब्रॉड टॉपिक हैं, बहुत कुछ इसमें पूछा जा सकता है, तो हम लोग एकदम स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं। आपको जितना कैपेबिलिटी है उतना पढ़ते रहना। यहाँ से स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ध्यान रहे कि जब आप इसको पढ़ो, अगर इनसे रिलेटेड कुछ करंट में चल रहा है, कुछ न्यूज आया है, तो वो चीज़ जरूर पढ़ लें। जैसे राष्ट्रपति बने हैं, तो अब राष्ट्रपति से रिलेटेड, राष्ट्रपति का जो पावर है हमारे कौन से दिया गया है, मतलब ये मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं कि आप उन चीज़ों को पढ़े, वो इसलिए पढ़ो। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया अभी का, जब एग्जाम हो उस टाइम पे कोई ऐसा इवेंट हुआ है, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर लेनी चाहिए। वो इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि हम भी वो न्यूज़ देख रहे हैं, जो जिसको क्वेश्चन फ्रेम करना है वो भी वो न्यूज़ देख रहा है। तो जब वो क्वेश्चन फ्रेम करने जाते हैं, मान लो किसी को नया क्वेश्चन बनाना है, तो वो जो न्यूज चल रहा है ना, वो उसके दिमाग में भी चल रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या करेगा, वो उसी पे क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। तो जनरली पॉसिबिलिटी होती है कि जो करंट में आपके चल रहा है, उसी करंट को स्टैटिक जीके से, या स्टैटिक पॉलिटिक्स से, या इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से लिंक करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। और इस क्वेश्चन को अच्छा भी माना जाता है कि आपका करंट भी टेस्ट हो गया, आपका स्टैटिक भी टेस्ट हो गया, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा लिंक करके पढ़ लेना अपने हिसाब से, हर किसी में मैं बता रहा हूं। और वैसे तो स्टैटिक, हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ने जाओ तो दुनिया भर का सिलेबस है, कितना पढ़ोगे आप। तो मैं कहता हूं कि आप करंट अफेयर पढ़ते रहो, और उससे लिंक करके जो आपका स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो भी कवर करते रहो, ठीक है। बाकी ये भी ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, ठीक है। तो जनरली मैं कहूंगा कि आप करंट से लिंक करके पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहो। कई बार रिपीटिशन भी होता है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं हर जगह। तो जो एग्जामिनर है बना रहा है, वो कहीं से कॉपी किए, हो सकता है कि वहां पे पहले वाले पेपर उठा के रखा गया है, ऑनलाइन की दुनिया है, तो जनरली चांस होते हैं कि रिपीटिशन भी हो जाए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं इन टॉपिक्स पे। तो ये हैं आपके अवेयरनेस वाले पोर्शन। तो होप्स हो कि आपको एक क्लियरिटी आई होगी कि क्या क्या टॉपिक करना है और कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये हमारे वीडियो का एंड है, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो बातचीत करते करते, पर कोई बात नहीं। आपको एक प्लान बना लेना है अभी से। अब हो गया, फॉर्म फिलअप कर लिया आपने, अब टोटल आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छी पोस्ट है, क्लास 1 गजेटेड पोस्ट है, और अच्छी बात यह भी है कि ये जनरल ड्यूटी की पोस्ट नहीं है, स्पेसिफिक ड्यूटी की पोस्ट है। और टेक्निकल के लिए ऐसी पोस्ट आई है, ये मतलब खुशनसीबी है आपकी। नंबर ऑफ पोस्ट कम है, हाँ इतना ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है जनरली। CAPF में भी देखोगे तो कई सारे उसमें डिपार्टमेंट हैं, मान लो CRPF भी है, उसमें CISF भी है, BSF भी है, सारे मिला के उतनी ज़्यादा पोस्ट होती है। यहाँ पे तो एक ही क्या ही है ना, तो इतना ही के अराउंड रहेंगी। तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान दीजिए कि हमको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। आप अपना फुल एफर्ट दीजिए। होना नहीं होना वो सब बात की बातें हैं, पर दिल से ऑनेस्टी से प्रिपरेशन करोगे तो एग्जाम एंड होने के बाद आप ये देखोगे कि आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है, पहले से आप में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया है। तो इस एग्जाम में अगर बाय द वे लक खराब हुआ, अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जरूर होगा।
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।